हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे रिकर्शन इन सी लैंग्वेज। रिकर्शन क्या होता है? फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। जैसा कि हम हमारे पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है और हमें ये भी पता है कि फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। देखने में और अप्लाई करने में रिकर्शन बहुत ही इजी टॉपिक लगता है, लेकिन इसे समझने के लिहाज से हमें मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम रिकर्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। कई प्रॉब्लम्स रिकर्सिव नेचर की होती है, इसलिए हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रिकर्शन के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम रिकर्शन के थ्रू दे सकते हैं। रिकर्शन का जो नेचर है वो लूप से मिलता जुलता है, तो फॉर लूप से जो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं उनमें भी हम रिकर्शन अप्लाई कर सकते हैं। रिकर्शन से जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हम फॉर लूप के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर लूप से जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम रिकर्शन के थ्रू दे सकते हैं। ओनली रिकर्सिव नेचर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम रिकर्शन के थ्रू दे सकते हैं। रिकर्शन के थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लॉजिकली बहुत ही ईजी वे में दे सकते हैं। रिकर्शन को समझने के लिए हम इसके मेमोरी के कंसेप्ट्स को समझते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू ही हम रिकर्शन को समझते हैं। तो आइए, सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को अच्छे से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आप इस वीडियो में आगे बढ़ें, जिससे आपको पता चले कि ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने मेन फंक्शन लिखा हुआ है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है के नाम से, और इस के वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू रिसीव कर रहा हूं इस फंक्शन कॉल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम fun रखा है, और इसमें मैं एक इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ जो कि न्यूमेरिक नंबर है। तो यहाँ पर जब मैं ये इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये सिंपल एक फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मेन फंक्शन इस फन फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो जैसे ही ये फन फंक्शन कॉल होता है तो हमारा जो कंट्रोल है वो इसकी डेफिनेशन पे आ जाता है। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन पे हम जाके देख सकते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन टेक समथिंग और रिटर्न समथिंग टाइप का फंक्शन है, जो कि हम हमारे पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि फंक्शन के टाइप को किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो आप आई टैब पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर इस फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने एक सिंपल वेरिएबल एस डिक्लेयर किया है। फिर मैं यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें ए की वैल्यू को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक सिंपल एक्सप्रेशन दी है कि 1 ए की वैल्यू अगर 1 है तो ये रिटर्न करेगा ए, अदरवाइज ये इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन में हमने सिंपल एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और आप यहाँ देख सकते हैं जो डार्क किया हुआ है, यहाँ से मैंने फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर दिया है। और इस फंक्शन के कॉल में मैंने जो वैल्यू पास की है वो एक एज ए एक्सप्रेशन पास किए a-1। तो पहले ये a-1 सॉल्व होगा, उसके बाद जो इसका आउटपुट होगा वही एज ए इंफॉर्मेशन या एज ए वैल्यू यहाँ पर पास होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन के अंदर इस fun फन फंक्शन में मैं इस फंक्शन को ही कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेन फंक्शन फंक्शन को कॉल कर रहा है और फन फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, मतलब अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो इसी कंसेप्ट को हम रिकर्शन कहते हैं। अब रिकर्शन का मेमोरी कंजप्शन किस तरह से होता है वो हम देखेंगे, और उसके थ्रू ही हम समझ पाएंगे कि रिकर्शन प्रोग्राम में किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर रिकर्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा
कि यहाँ पर मैंने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया है, या जैसा कि हम हमारे पुराने वीडियोस में देख चुके हैं कि फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ मैंने इसे डिक्लेयर नहीं किया है क्योंकि हम अभी रिकर्सन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो डिक्लेरेशन पार्ट हम यहाँ पे बाद में भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर डिक्लेरेशन करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो सबसे पहले मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी। जैसे ही मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी तो रैम में दो तरह की मेमोरी एलोकेट होती है, एक इंस्ट्रक्शन के लिए और एक उस प्रोग्राम में मौजूद इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है k नाम से, अभी इसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इस ब्लॉक में किसी तरह की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही मेन फंक्शन की बॉडी में कंट्रोल एंटर होता है तो वो देखता है कि यहाँ पर फन फंक्शन को कॉल किया हुआ है। जैसे ही मेन फंक्शन फन फंक्शन को कॉल करता है तो फन फंक्शन को भी मेमोरी एलोकेट होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ब्लॉक्स के थ्रू ही समझेंगे कि किस तरह से मेमोरी कंजप्शन यहाँ पर हो रहा है, इसी से हमें रिकर्सन की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो जैसे ही मेन फंक्शन फन फंक्शन को कॉल करता है तो इसे भी मेमोरी एलोकेट होती है। तो यहाँ पर इस ब्लॉक के थ्रू हम फन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि फन की बॉडी में यहाँ सिंपल इफ कंडीशन अप्लाइड है और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हुआ है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि सिंपली यहाँ पर हमने फन फंक्शन के थ्रू फन फंक्शन को ही कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर रिकर्सन हो रहा है। तो जैसे ही फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होता है तो फिर से इस फन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी, क्योंकि हम पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जब कभी भी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उस फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होती है। तो जब ये फन फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा तो इसे फिर से मेमोरी एलोकेट होगी। तो मैं यहाँ पर एक और ब्लॉक फन फंक्शन के लिए बना देता हूँ। अब फ्रेंड्स, हम फिर से मेन की बॉडी में जाते हैं और यहाँ से शुरू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मेन फंक्शन फन फंक्शन को कॉल करता है और वैल्यू 3 पास करता है, और यहाँ पर जो ये पास की हुई वैल्यू है ए में आ जाती है। ए में वैल्यू आने के बाद कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आता है और ए की वैल्यू को 1 से कंपेयर करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 3 है, तो 3 इक्वल टू 1, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है। कंडीशन फॉल्स होती है तो इस स्टेटमेंट को रन नहीं किया जाता और डायरेक्ट इस स्टेटमेंट पे कंट्रोल आ जाता है। तो जैसे ही इस पे कंट्रोल आता है तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 3 थी, तो ए की वैल्यू जब 3 होती है तो यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा, 3 माइनस 1। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का आउटपुट 2 हो जाता है, 3 माइनस 1, और ये फंक्शन कॉल हो जाता है। तो फन फंक्शन ही अपने आप को यहाँ पर कॉल करता है, और जैसे ही ये इसको कॉल करता है तो इस फन फंक्शन को भी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो जैसे ही ये फन फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो इस फन फंक्शन को भी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। और यहाँ पहले 3 वैल्यू पास हुई थी और अब यहाँ पर ये 2 वैल्यू पास करता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाती है 2। अब a में 2 वैल्यू है तो यहाँ पर फिर से इसे कंपेयर किया जाता है कि 2 इक्वल टू 1 है। अगर ऐसा है तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट चलता, बट यहाँ पर ये फॉल्स है तो ये कंट्रोल फिर से थर्ड लाइन पे आ जाता है, और a की वैल्यू यहाँ पर 2 प्लस फन a माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का आंसर 1 हो जाता है, और 1 होने के बाद ये फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल करता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर समझ रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन अपने आप को कॉल करता है और फिर से वो फंक्शन की डेफिनेशन पे आता है, फिर वापस उसी स्टेटमेंट पे आता है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, इसलिए तो जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कंसेप्ट हमने लूप में पढ़ा था कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती थी लूप चलता रहता था, उसी तरह से रिकर्सन में भी जो कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है वो सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा। यही रिकर्सन का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर फिर से इस फन फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया है,
तो इसे फिर से मेमोरी एलोकेट होगी। तो मैं यहां पर एक और ब्लॉक यहां पे क्रिएट कर देता हूं और इसमें स्टेटमेंट्स पुट कर देता हूं। और अब यहां पर जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो यहां पर 1 वैल्यू पास हो रही, तो मैं यहां पर a के अंदर 1 वैल्यू डाल देता हूं। अब फिर से यहां पर कंडीशन चेक की जाएगी, तो यहां पर 2 की जगह 1 है और यहां पर a-1। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये कंडीशन चेक करने पर कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट रन होगा, और रिटर्न स्टेटमेंट रन होगा तो ये इस a की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो a की वैल्यू यहां पर कितनी है, यहां पर a की वैल्यू है 1। अब यहां पर जो मेन बात है वो ये आती है कि ये जो a की वैल्यू है ये कहां पर रिटर्न होगी। तो फ्रेंड, स्क्रीन को पॉज करके आप एक बार सोचिए कि ये जो a की वैल्यू है वो कहां पे रिटर्न होगी, इस ब्लॉक में होगी, इस ब्लॉक में होगी या इस ब्लॉक में होगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फंक्शन जहां से कॉल होता है वहीं पर वो वैल्यू रिटर्न होती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो a की वैल्यू है ये रिटर्न होगी कहां पर, जहां से ये फंक्शन कॉल किया गया है। तो ये फंक्शन इस ब्लॉक में कहां पे कॉल किया गया है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि फंक्शन तो यहां कॉल हो रहा है, लेकिन जो फंक्शन यहां पे मेमोरी लिए हुए है वो फंक्शन यहां कॉल नहीं हुआ है, वो फंक्शन हुआ है यहां कॉल। तो सिंपल जो आपकी a की वैल्यू है वो रिटर्न होगी यहां पर इस ब्लॉक की जगह। तो यहां पर इस a की वैल्यू को हम रिटर्न कर देते हैं जहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जहां ये fun1 लिखा हुआ है इसकी जगह मैं यहां पर लिख देता हूं 1, क्योंकि यहां से यही वैल्यू रिटर्न हो रही है। और a की वैल्यू यहां क्या है, a की वैल्यू यहां पर 2 है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे ही फंक्शन अपना काम कंप्लीट करता है तो वो अपनी मेमोरी रिलीज कर देता है। तो यहां से रैम में ये फंक्शन अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा और कंट्रोल यहां आ जाएगा। अब यहां पर फंक्शन कॉल हुआ है, वहां हमने 1 लिख दिया है और a की वैल्यू इस ब्लॉक में पहले से ही 2 है, तो s की वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगी। अब s की वैल्यू यहां पर 3 हो गई है, तो कंट्रोल इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और s को रिटर्न करेगा। तो s को ये कहां रिटर्न करेगा, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो ये फंक्शन यहां से कॉल किया गया है, तो ये s की वैल्यू यहां पर रिटर्न होगी। तो s की वैल्यू यहां पर कितनी है, 3। तो मैं यहां पर 3 लिख देता हूं और यहां ऑलरेडी a की वैल्यू 3 है, तो 3 + 3 यहां पर s की वैल्यू 6 हो जाएगी। और फिर से जब इस फंक्शन का काम कंप्लीट हो गया है तो ये अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद कंट्रोल s को रिटर्न करेगा। तो s की वैल्यू कहां रिटर्न होगी, जहां पे ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो फ्रेंड्स, s की वैल्यू यहां पर रिटर्न होगी 6 और ये k की वैल्यू 6 आ जाएगी और हम इसे प्रिंट कर देंगे। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट 6 होगा और जैसे ही इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा ये फंक्शन भी अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा और हमारा आउटपुट 6 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन को पॉज करके एक बार आप सोचिए कि ये किस लॉजिक से रिलेटेड प्रोग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का बनाया है। तो यहाँ पर हमने 3 वैल्यू पास की थी, तो इसका मतलब हमने पहली 3 वैल्यूज को यहाँ पर सम किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 + 2 + 3, तो यहाँ पर इसका सम 6 आया है। इसी तरह से जो भी वैल्यू आप यहाँ फंक्शन में पास करेंगे उस वैल्यू तक आपको ये प्रोग्राम उन नेचुरल नंबर्स का सम करके देगा। तो ये रिकर्सन का कंसेप्ट है और ये ब्लॉक डायग्राम हमने बनाए थे इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ अच्छा समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप फन की जगह सम भी लिख सकते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स।
मैं इसे यहाँ चेंज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, रिकर्सन का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब रिकर्सन में फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है, तो हर बार जब वो अपने आप को कॉल करता है तो उस प्रॉब्लम को एक सिंपलर वर्जन में कन्वर्ट कर देता है। हम सिंपली यहाँ देख लेते हैं कि वो किस तरह से प्रोसेस करता है। तो जैसे यहाँ पर s इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पर पास करवाई थी। मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 10 और यहाँ पे 10। यहाँ पर हमने a की वैल्यू 3 की जगह 10 ली है। तो जैसे ही कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आएगा तो वो क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन को कॉल करेगा तो वो अपने आप को ही कॉल करेगा, और जैसे ही वो अपने आप को कॉल करेगा तो दोबारा से वैल्यू पास करेगा और फिर s इक्वल टू 10। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा और ये सॉल्यूशन 9 होगा। फिर से ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा और फिर से ये एक सिंपलर वर्जन में आ जाएगा। तो जब जब ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, मतलब ये रिकर्सन यहाँ पर अप्लाई होगा, तो उतने ही बार ये प्रॉब्लम एक सिंपलर वर्जन में, इजियर वे में कन्वर्ट होती जाएगी। और ये फंक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक जो भी बेस वैल्यू या जो कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। जैसे ही यहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो ये वापस से इसको रिटर्न करने लगेगा और फंक्शन अपनी मेमोरी रिलीज करेगा और आउटपुट वापस मेन फंक्शन को प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से रिकर्सन वर्क करता है। शुरू में आप रिकर्सन को पढ़ते समय ये ब्लॉक्स बना के पढ़ने का ट्राई करें, इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। धीरे धीरे जब आपको इसकी प्रैक्टिस होगी तो आपको ये ब्लॉक्स क्रिएट करने नहीं पड़ेंगे और आप इसे डायरेक्टली भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पर मेमोरी के अंदर इसका किस तरह से कंजप्शन होता है या मेमोरी रिकर्सन में किस तरह से एलोकेट होती है, उसकी सही नॉलेज होने पर ही हम रिकर्सन के कंसेप्ट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को रिकर्सन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।